हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन जो आपके शेक्सपियर से स्टार्ट होगा। तो ये जो क्लास होगी ये रिवीजन क्लास होगी और हम फिर से रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे वो आपके 4 राइटर्स हों, चाहे लिटरेरी टर्म्स हों, चाहे फिगर ऑफ स्पीच हो या आपके ग्रामर के क्वेश्चन हो। तो हम स्टार्टिंग से सब कुछ रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विलियम शेक्सपियर को ले रही हूँ और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, कितना आपने स्कोर किया, स्कोर करते जाइएगा क्योंकि ये रैपिड फायर रिवीजन रहेगा। बस स्कोर करते जाइएगा कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है, इसमें आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपकमिंग वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है आपके। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सीइंग होम डज मिरांडा एक्सक्लेम ओ फादर श्योरली दैट इज स्प्रिट लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हाउ मतलब ये कौन कह रहा है, किसको देख के मिरांडा कह रही है, कैलिबन, फर्डिनेंड, अलोंसो, स्टीफेनो, किसको देखकर कह रही है, यहाँ पे आंसर बताना है। कि वो कहती है कि ओ फादर श्योरली दैट इज स्प्रिट, कि हे पिता निश्चय ये कोई स्प्रिट है, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि ओ फादर ये निश्चय ही कोई स्प्रिट है, मतलब ये बात वो किसको देखकर कह रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्डिनेंड हो जाएगा, फर्डिनेंड को देख के कह रही है। ठीक है, रेड ले रही हूँ। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फर्डिनेंड हो जाएगा। वो फर्डिनेंड को देख के कहती है। जब मिरांडा पहली बार फर्डिनेंड को देखती है तो उसकी सुंदरता और उसका जो आकर्षण है उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे एक आत्मा या फिर कोई स्पिरिट समझने लग जाती है। तब वो कहती है, वो फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट, ये कोई आत्मा है यकीनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें बताना है कि कौन मैच नहीं कर रहा है, कौन मिस मैच है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोटेशन दिया गया है, यहाँ पे प्ले दिया गया है, बताना है कि कौन सा एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, कौन किस प्ले का कोटेशन नहीं है। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये किसकी लाइन है, द टेम्पेस्ट की लाइन है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये मैकबेथ की लाइन है। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये 12th नाइट की लाइन है। सम आर बॉर्न ग्रेट एंड अदर्स अचीव ग्रेटनेस, तो ये रिचर्ड सेकंड है। तो कौन सा आपका मिसमैच है, कौन सा आपका इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका सही है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम एज में, ये तो टेम्पेस्ट में है और प्रॉस्पेरो कहता है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये मैकबेथ में है, शुरुआती लाइन है। इफ़ म्यूजिक विद, ये आई थिंक फेयर इज फाउल ये विचेस कहती हैं। इफ़ म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले ऑन, तो ये 12th नाइट की लाइन है और ये ऑर्सिनो कहता है, डिक ऑर्सिनो। बट यहाँ पे जो मिसमैच है, इनकरेक्ट है, वो ये है, सम और बॉर्न ग्रेट्स अदर अचीव ग्रेटनेस, तो ये तो रिचर्ड सेकंड की लाइन नहीं है। तो है किसकी लाइन, ये 12th नाइट की लाइन है। ठीक है, ये आपकी 12th नाइट की लाइन है, बट इसका स्पीकर कौन है, तो ये लाइन, दिस लाइन हैज़ बीन स्पोकन बाय मॉलविलियो इन द प्ले 12th नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये मॉलविलियो पढ़ता है, वो लेटर में ये लिखा रहता है, जो लेटर वो गार्डन में पाता है उस लेटर में ये लाइनें लिखी रहती हैं, तो मॉलविलियो इसको जोर जोर से पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु इन रिचर्ड सेकेंड किल्स रिचर्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरी कॉरोनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रिचर्ड सेकंड में रिचर्ड की हत्या कौन करता है, रिचर्ड सेकंड में रिचर्ड की हत्या कौन करता है जब वो सुनता है हेनरी के राज्य अभिषेक के बारे में, कोरोनेशन के बारे में, यानी कि राज्य अभिषेक के बारे में सुनता है। तो रिचर्ड सेकंड में रिचर्ड की हत्या कौन करता है, बोलिंगब्रोक है, पियर्स एक्सटोन है, आपके ऑप्शन में अनमेरी है या थॉमस मॉब्रे है, कौन है बताना है। तो बोलिंगब्रोक, पियर्स एक्सटन, अनमेरी, थॉमस मॉब्रे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पियर्स एक्सटन ही है। ठीक है, पियर्स एक्सटन है जो रिचर्ड को मार देते हैं, तो पियर्स एक्सटन ही है जो रिचर्ड की हत्या कर देता है व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरी कोरोनेशन इन द प्ले। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, हुज स्पीच इज दिस, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिन्स। ये किसकी स्पीच है, मैकबेथ, बैंको, मैकडफ या डंकन। ठीक है, ये किसकी स्पीच है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिन्स। तो ये किसकी स्पीच है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वर्तमान भय उन भयानक कल्पनाओं से कम है।
कौन कहता है ये? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा मैकबेथ। मैकबेथ ये लाइन कहता है ना, ये मैकबेथ कहता है। मतलब क्यों कहता है? क्योंकि जो डर उसने प्रेजेंट में महसूस किए हैं वे उन खौफनाक कल्पनाओं से कम है जो उसके मन में चल रही है। उसे लगने लगता है कि उसकी जो महत्वाकांक्षा है और सपने हैं उसको पूरा करने के लिए उसे जो करना होगा वो बहुत ही भयानक होगा। ये उसकी मानसिक अवस्था और उसके भीतर चल रहे जो स्ट्रगल हैं, जो संघर्ष हैं, उसको दर्शाता है। तो वो ये लाइन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। तो टेम्पेस्ट में फाइनल सीन में मिरांडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे होते हैं? प्लेइंग कार्ड्स, कैरिंग वुड, प्लेइंग चेस या प्लेइंग टैग, क्या कर रहे होते हैं बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लेइंग चेस। फाइनल सीन में वो क्या करते हैं? प्लेइंग चेस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। तो शेक्सपियर को किसने एन अपस्टार्ट क्रो कहा है? आपके ऑप्शन में है रॉबर्ट लेफिन, अनंत, रॉबर्ट ग्रीन या फिर लुक्रेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अपस्टार्ट क्रो शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने ही कहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, इन्होंने शेक्सपियर को ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट एंड अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स ये कहा है। और ऐसा माना जाता है कि इट इज़ द फर्स्ट रेफरेंस टू शेक्सपियर एज अ लंडन ड्रामेटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। एक मिनट, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलनकलिक एंड न्यूरोटिक हैविंग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे बताना है कि शेक्सपियर के, ठीक है, शेक्सपियर के प्ले के किस किस हीरो को मेलनकलिक एंड न्यूरोटिक हैविंग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है? हैमलेट, रोमियो, मैकबेथ या ओथेलो बताना है यहाँ पे। तो किसे कहा गया है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हैमलेट को। ठीक है, हैमलेट ही है, क्योंकि शेक्सपियर के जो प्ले में हैमलेट को एक उदासीन, मेलनकलिक और मानसिक संघर्ष से जूझता हुआ नायक माना गया है, जिसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में देखा गया है। ठीक है, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ये एक थ्योरी है। इस मतलब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का जो सिद्धांत था वो सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक बेटे के मन में अपने माँ के प्रति अत्यधिक प्यार और पिता के प्रति जो नफ़रत है, जो भावना है, जो बदला लेने की भावना होती है। तो हैमलेट के चरित्र में ये देखा जाता है कि वो अपनी माँ गर्टरूड के प्रति एक विशेष स्नेह और चिंता तो रखता है, लेकिन खासकर जब वो उसके पिता के डेथ के बाद जल्द ही उसके चाचा क्लॉडियस से शादी कर लेती है। तो यहाँ पे हैमलेट में देखा गया है। ठीक है, हैमलेट में ही देखा गया है मेलनकलिक और मानसिक संघर्ष से जूझता हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो ये जो लाइनें हैं ये शेक्सपियर के किस प्ले में आती है? मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, किस प्ले में है ये लाइनें? तो यहाँ पे बताना है, और कौन कहता है ये भी बताना है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगेन हैमलेट की ही लाइन है ये, और स्पोकन बाय हैमलेट। ये कहता कौन है? तो ये हैमलेट की ही लाइन है और हैमलेट ही कहता है। ठीक है, हैमलेट ही कहता है कि मनुष्य कितनी अद्भुत रचना है और सोच में कितना महान है, क्षमताओं में कितना अनंत है। लाइनें पूरी होती है ना, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, ये पूरी लाइनें हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये हैमलेट के जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहाँ वह मनुष्य की महानता और क्षमता की सराहना करते हुए भी उसके खोखलेपन को अनुभव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हैमलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन। ठीक है, हारमोनी, जो शेक्सपियर का जो लेट प्लेज है वो किस पे एंड होता है? हारमोनी, डिसहारमोनी, ट्रेजेडी या नन ऑफ दी अबव। जो उनका लेट प्ले था वो किस पे एंड हुआ था ये बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो लेट प्लेज है शेक्सपियर का वो एंड हुआ था हारमोनी। ठीक है, लेट प्लेज, विलियम शेक्सपियर का जो लेट प्लेज है कंप्राइजिंग
जैसे कि आपका पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे है, सिम्बलिन है, विंटर्स टेल है, टेम्पेस्ट है, ठीक है। तो इन सभी को लेट प्लेस कहा जाता है और ये हारमनी पे ही एंड हुआ था। लेकिन डाउडन ने ये तर्क दिया था कि शेक्सपियर का जो लेट कॉमेडीज़ है उन्हें हम ड्रामेटिक रोमांस कहा जाए, ठीक है। ये डाउडन ने ही आर्ग्यू किया था कि शेक्सपियर की जो लेट कॉमेडीज़ है शुड बी कॉल्ड ड्रामेटिक रोमांसेस, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ही डिड सो बिकॉज दे रिजेंबल लेट मिडिवल एंड अर्ली मॉडर्न रोमांसेस, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि शेक्सपियर के जो बाद के जो प्लेज आए हैं वो सामंजस्य में ही समाप्त होते हैं, यानी कि हारमनी में एंड होते हैं। और विलियम शेक्सपियर के बाद के जो प्ले हैं यही आपके थे बाद वाले प्ले, प्रिंस ऑफ टायरेस, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट थे। लेकिन डाउडन ने ये तर्क दिया था कि शेक्सपियर के बाद की जो कॉमेडी को वो हम ड्रामेटिक रोमांस कहा जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वे देर से मध्ययुगीन और शुरुआती आधुनिक रोमांस से मिलते जुलते थे। वे एक ऐसी शैली है जिसमें कहानियों को अंतरिक्ष और समय की विशालता में सेट किया गया था। तो इस प्रकार ये जो राइट आंसर है आपका हारमोनी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ये किसका स्टेटमेंट है? नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लूसेस बूथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। तो कॉर्डेलिया कहती है किंग लियर में, कि मैकबेथ में, कि रोजलिन एज यू लाइक में, कि पोलोनियस कहता है हैमलेट में। कौन कहता है कि ना तो उधार लेने वाले बनो ना ही उधार देने वाले बनो। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो उधार लेने वाला बनो और ना ही उधार देने वाला बनो। फॉर लोन ऑफ लूसेस बूथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, क्योंकि उधार अक्सर स्वयं को और मित्रता को, दोनों को ही खो देते हैं, अपने आप को भी और दोस्ती को भी खो देते हैं। एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, और उधार लेना अर्थव्यवस्था की धार को कुंद कर देता है, ठीक है। किसने कहा था? तो ये जो लाइनें हैं, ये जो आपकी लाइनें हैं, ये लाइनें पोलोनियस कहता है, पोलोनियस इन हैमलेट। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। एक्ट 1 सीन 3 में ये लाइनें कहता है। और ही इज बिडिंग फेयरवेल टू हिज सन लियर्टीज हु इज लिविंग डेनमार्क फॉर फ्रांस। ओके, नेक्स्ट वन। द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर? तो ये जो कैरेक्टर है जूलिया, ये शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होती है? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, आपके ऑप्शन में है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मेजर फॉर मेजर, टेमिंग ऑफ द श्रू, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। किस में होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो जूलिया नाम की कैरेक्टर है ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में अपीयर होती है, याद रखना है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ये अपीयर होती है, जो कब आई थिंक आया था 1594 के बीच में आया था, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था। और ये याद रखना है कि ये पहला ऐसा प्ले था इन विच अ हीरोइन ड्रेसेस एज अ बॉय, मतलब जहाँ पे ट्रांसवेस्टाइट या डिस्गाइज वाला बोल सकते हैं यूज़ हुआ था। शेक्सपियर का ये पहला प्ले है जहाँ पे डिस्गाइज फॉर्म वाला यूज़ हुआ था ट्रांसवेस्टाइट का, ठीक है। यानी कि लड़कियाँ जो है लड़कों का रूप ले लेती थी। तो ये पहला ऐसा प्ले था, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। जूलिया कौन रहती है? आई थिंक ये प्रोटियस, लवर ऑफ प्रोटियस की लवर रहती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। एरियल इन द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज़ अ सुपर नेचुरल एजेंसी ऑफ। तो अलेक्जेंडर पॉप की जो रेप ऑफ द लॉक है उसमें जो एरियल है वो एक सुपर नेचुरल एजेंसी किसका? अर्थ का, वाटर का, फायर का कि एयर का, ठीक है। यहाँ पे बताना है किसका है वो अलौकिक, मतलब सुपर नेचुरल एजेंसी किसका है? तो अर्थ का है कि वाटर का कि फायर का कि एयर, सिल्फ जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, एयर, यानी कि सिल्फ। तो रेप ऑफ द लॉक में जो एरियल है वो एक सिल्फ है, जो हवा का एक अलौकिक प्राणी या फिर आत्मा बोल सकते हैं, आत्मा है। तो अलेक्जेंडर पॉप ने अपने इस मॉक में, मतलब रेप ऑफ द लॉक में, एरियल का किरदार बेलिंडा की रक्षा करने के लिए यूज़ किया है। बेलिंडा, सिल्फ का अर्थ क्या होता है? सिल्फ का अर्थ होता है कि हवा का प्राणी, जो हवा के तत्व से जुड़ा होता है।
एरियल जो है, इसमें जो एरियल इन्होंने यूज़ किया एरियल को बेलिंडा की सुंदरता और उसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए विभिन्न तरीके से कोशिश करता है, ताकि लेकिन अंततः क्या होता है, उसे चेतावनी देने के बावजूद वो असफल हो जाता है और बायरन उसके बाल काट लेता है। मतलब यहाँ पे एयर सिल्फ को इसलिए यूज़ किया गया है, एरियल उन्होंने यूज़ किया है, जो बेलिंडा है उसकी सुंदरता और उसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए रखा गया है इसमें। लेकिन अंततः क्या होता है, उसके बाद भी उसके बाल काट लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। What might the speaker mean when he addresses time in a Shakespeare sonnet and declares that I will be true despite thy scythe and thee? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्पीकर है, स्पीकर का क्या मतलब है, वो जब वो एड्रेस किया है टाइम को, शेक्सपियर के सोनेट में टाइम को एड्रेस किया जा रहा है। टाइम का क्या है, वो डिक्लेयर कर रहा है, घोषणा कर रहा है कि आई विल बी ट्रू, मैं सच्चा रहूँगा, दाई साइदी एंड दी, ठीक है। तुम साइदी मतलब क्या होता है, दरांती, तुम्हारे दरांती के बावजूद मैं सच्चा रहूँगा। तो यहाँ पे टाइम का मतलब क्या है, स्पीकर क्या कहना चाहता है, टाइम को किसको एड्रेस कर रहा है शेक्सपियर के सोनेट में, बताना है यहाँ पे। टाइम प्रिसर्व्स ह्यूमन लाइफ, विद टाइम कम्स चेंज, क्या कहता है, विद टाइम कम्स चेंज, यानी कि समय परिवर्तन लाता है, कि समय के साथ हर चीज़ें बदलती हैं। टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं, आई विल बी, सबसे पहले बताऊंगी ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। आई विल बी ट्रू, तो ये लाइनें सोनेट 123 से ली गई हैं ये लाइनें, ठीक है। ये लाइनें आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई साइथे एंड दी, तो ये लाइनें 123 सोनेट 123 से ली गई है, ठीक है। तो ये जो कोटेशन है ये शेक्सपियर के एक सोनेट से हैं, जिसमें जो टाइम है, जिसमें स्पीकर टाइम को एड्रेस करते हुए कहता है कि वो समय के साइदी यानी कि दरांती और समय की शक्ति के बावजूद सच्चा रहेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो ये करेक्ट हो जाएगा, विद टाइम कम्स चेंज, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, समय परिवर्तन लाता है और समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, टाइम ये एड्रेस करता है। दूसरा जो है टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, और क्या करता है, समय जो होता है वो मानव जीवन को समाप्त करता है, मीन्स समय धीरे धीरे जीवन को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे बी एंड डी दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि समय के दरांती आमतौर पर एक डेथ से का मतलब मृत्यु का प्रतीक होता है, जो समय के साथ मानव जीवन को समाप्त कर देती है। और इस कोटेशन का यही अर्थ है कि स्पीकर समय की परिवर्तनशीलता और उसकी जो मृत्यु है वो शक्ति, यानी कि समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाना स्वीकार करता है। फिर भी वो अपने, कहने का मतलब ये है कि जो टाइम है, टाइम के साथ हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इंसान को भी ख़त्म कर देगा, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप को सच्चा रखूँगा और अपने प्यार के प्रति सच्चा रहूँगा। यहाँ पे स्पीकर का ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो याद रखना है सोनेट 123। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट वाज पुअर योरिक इन हैमलेट, तो पुअर योरिक जो है वो हैमलेट में क्या है, जेस्टर है, एक्टर है, सोल्जर है, ग्रेव डिगर है, क्या है, ठीक है, क्या है, तो ये एक जेस्टर है, ठीक है। पुअर योरिक क्या है, जेस्टर है, कोर्ट जेस्टर है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल, इसके ऑथर कौन है, लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल, ये एक एसे है, इसके ऑथर कौन है, अल्डस हक्सले हैं, जॉर्ज ऑरवेल है, वर्जीनिया वुल्फ है, सॉमरसेट मगम है, कौन है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल, इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल है, ठीक है। जॉर्ज, ये एक एसे है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा, और ये इंस्पायर्ड है, एक क्रिटिकल एसे है ऑन शेक्सपियर ड्रामा बाय लियो टॉल्स्टॉय का। लियो टॉल्स्टॉय का एक क्रिटिकल एसे है ऑन शेक्सपियर, तो उसी से ये इंस्पायर्ड है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर्स द लाइन समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, तो कौन सा कैरेक्टर हैमलेट में ये लाइनें कहता है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, बर्नार्डो, घोस्ट, होरेशियो या मार्सिलस, कौन कहता है।
तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें आपकी मार्शलिस कहता है, ठीक है। सीन 4 में, एक्ट फर्स्ट सीन 4 में ये लाइनें बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ये एक बुक है ऑफ क्रिटिसिज्म, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है बताना है। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म की एक बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, एस.टी. कॉलिंस, थॉमस डी क्वेंसी, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, तो ये जो बुक है ये आई थी 1817 में, ठीक है। बुक ऑफ क्रिटिसिज्म शेक्सपियर्स प्ले रिटन बाय अर्ली 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिट हो जाएगा, ठीक है। 19th सेंचुरी के जो थे इंग्लिश थे, असिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे विलियम हैजलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच नोटोरियस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर सेड दैट हिज प्लेज वर ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द वर्क एसे, ठीक है। यहाँ पे बताना है, ठीक है, बताना है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के किस नोटोरियस क्रिटिक ने उनके प्लेस को तुच्छ और निश्चित रूप से बुरे थे, उनके प्लेस को कहा है कि उनके जो प्लेस थे वो तुच्छ थे और निश्चित रूप से बुरे थे। तो बताना है उनके वर्क या एस्से का टाइटल क्या था, कौन से वो नोटोरियस क्रिटिक थे जिन्होंने कहा था। लियो टॉल्स्टॉय ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा की, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सैटरडे रिव्यू, J.R.R. या टॉल्किन इन हिज लेटर्स, थॉमस डी क्वेंसी ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। तो कौन से वो नोटोरियस क्रिटिक हैं जिन्होंने कहा था शेक्सपियर के प्लेज जो हैं वो बहुत ही ट्रिवियल और पॉजिटिवली बैड हैं, तो उस वर्क और एशे का टाइटल क्या था। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय का ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, जो 1906 में ये आया था। तो टॉल्स्टॉय शेक्सपियर के प्लेस को ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड उन्होंने कहा था, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर इज़ अ कलेक्शन ऑफ एस्से ऑन। तो जी विल्सन नाइट का द व्हील ऑफ फायर ये वर्क है, ये एक कलेक्शन है, एस्से का कलेक्शन है, जो किस पर लिखा था उन्होंने, शेक्सपियर प्लेस पे कि, T.S. इलियट की पोइट्री पे कि, डाटे के डिवाइन कॉमेडी पे कि, गोथे के फर्स्ट पे। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, शेक्सपियर के प्लेस पर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच कॉमेंटेटर कॉल्स शेक्सपियर हैमलेट एंड इनडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन। इसका बताना है कि क्या होगा, ठीक है। आंसर कीजिए आप लोग, मतलब किस कमेंटेटर ने शेक्सपियर के एक उदासीन को, शेक्सपियर के हैमलेट को कहा है एन इनडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन, किसने कहा है। अब्राहम राइट हैं, T.S. इलियट हैं, मेनॉर्ड मैक हैं, जॉन कैल्विन हैं। तो किसने कहा था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब्राहम राइट, इन्होंने ही कहा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, एसी ब्रेडले के शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ डैश लेक्चर। तो एसी ब्रेडले का जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो कितने लेक्चर्स से बना हुआ है, 23, 16, 12 या 10। तो इनका जो रियल नेम, मतलब इनका जो फुल नेम है वो क्या है, एंड्रयू सेसिल ब्रेडले, ठीक है, एंड्रयू सेसिल ब्रेडले फुल नेम है इनका। ये इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर हैं और जो बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो 1904 में आया था, कंसिस्ट ऑफ 10 लेक्चर्स, 10 लेक्चर से बना था, जिसमें आपके इन्होंने 4 ग्रेड ट्रेजेडी को भी लिया था उसमें, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो हुआ था वो अपीयर कहाँ हुआ था, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मैकबेथ, मिडसमर नाइट ड्रीम या एज यू लाइक इट, किस में अपीयर हुआ था बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द लॉन्ग एस्से कमेंटिंग ऑन द पोर्टर सीन इन मैकबेथ, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि मैकबेथ में पोर्टर सीन पर टिप्पणी करने वाला लंबा एस्से लिखने वाला किसने लिखा था, सॉरी किसने लिखा था, लॉन्ग एस्से किसने, मतलब लॉन्ग एस्से का ऑथर कौन था जिसने मैकबेथ के पोर्टर सीन पर कमेंट किया था, टिप्पणी किया था।
रिचर्ड स्टील हैं आपके ऑप्शन में है, थॉमस डिक्वेंसी हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं, डोवर विल्सन हैं। किसने किया था टिप्पणी? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा थॉमस डिक्वेंसी। इन्होंने ही किया था ना लॉन्ग एस्से, इनका यही था, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ये एक एस्से था शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय द इंग्लिश ऑथर थॉमस डिक्वेंसी, और ये पब्लिश हुआ था अक्टूबर 1823। एडिशन ऑफ लंदन मैगजीन, दो ब्रीफ लेस देन 2000 वर्ड्स इन लेंथ। हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम? इसका बताना है क्या होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब किसने कहा था कि शेक्सपियर के ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी का जो हीरो है वो रोम है? विल्सन नाइट हैं, एलसी नाइट्स हैं, डोवर विल्सन है, एडवर्ड डाउडन है। किसने कहा था कि शेक्सपियर के जो ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी का जो हीरो है वो रोम है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा विल्सन नाइट, इन्होंने ही कहा था। ठीक है, द व्हील ऑफ फायर में विच ऑफ क्लॉडियस एंड लियर्टीज ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम? इसका बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लॉडियस और लियर्टीज द्वारा हैमलेट के लिए बिछाए गए जाल में कौन सा जाल उसे मारने में सफल होता है? पॉइजन, वो जहर का प्याला, कि वो तीखी तलवार, कि जहरीला खंजर, की जहरीली तलवार? आंसर करना है यहाँ पे, तो पॉइजन शो वर्ड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट रेफर? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 12th नाइट का जो टाइटल है वो किस फेस्टिवल को रेफर करता है? एपिफैनी, विट्सन, लेंट या ईस्टर? तो बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा एपिफैनी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रीडिसर ऑफ विलियम शेक्सपियर? निम्नलिखित में बताना है कौन से विलियम शेक्सपियर के प्रीडिसर नहीं हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्रीडिसर नहीं है बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके करेक्ट हो जाएंगे थॉमस लॉज वॉज नॉट प्रीडिसर ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो थॉमस लॉज करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, Who among the following critics state about Shakespeare that he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul? तो ये बताना है कि किसने कहा है लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? जी विल्सन नाइट, एडवर्ड डाउडन, ड्राइडन या डॉक्टर जॉनसन? किसने कहा है शेक्सपियर को? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ड्राइडन का है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ड्राइडन का है, और इन्होंने कहाँ कहा था? एसे ऑफ ड्रामेटिक पोसी में, जो 1668 में आया था इनका एक एसे ऑफ ड्रामेटिक पोसी में इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज स्पोकन दीज लाइन्स? तो शेक्सपियर के कौन सा कैरेक्टर है जो ये लाइनें कहता है? शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर है जो ये लाइनें कहता है? लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टार्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर are upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. तो कौन सा कैरेक्टर है? ये मैकबेथ में ही तो है, इतना तो मैं बता रही हूँ कि ये मैकबेथ की लाइन है, बट कहता कौन है बताना है। ठीक है, जीवन एक चलता फिरता शाया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैकबेथ के द्वारा मतलब मैकबेथ में है, मैकबेथ ने ही कहा है। ठीक है, तो दीज लाइन्स लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टार्ट, ये जो लाइनें हैं ये कहता कौन है? स्पोकन बाय कैरेक्टर जो मैकबेथ है वो मैकबेथ ही कहता है, मैकबेथ में मैकबेथ कहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर मैकबेथ? तो ये लाइनें कौन कहता है? शेक्सपियर के मैकबेथ में ये लाइनें कहता कौन है? मी थॉट आई हार्ड अ वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाइनें हैं मैकबेथ में तो है लाइनें, लेकिन बट कहता कौन है? मी थॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप, लेडी मैकबेथ, बैंको, मैकडेफ या मैकबेथ? ठीक है, तो ये लाइनें कहता कौन है? तो दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ।
आफ्टर कमिटिंग द मर्डर ऑफ डंकन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मैकबेथ हो जाएगा। ये लाइनें मैकबेथ ही कहता है, कब, जब डंकन का मर्डर कर देता है तब। तो मैकबेथ द्वारा बोली गई है। मैकबेथ ने डंकन की हत्या करने के बाद ये कहते हुए एक आवाज़ सुनी कि जो उसे सोने के खिलाफ चेतावनी देती है कि स्लीप नो मोर मैकबेथ, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि उसने मासूम नींद का कत्ल कर दिया। अब जो डंकन थे वो सो रहे थे उस समय जब उसने हत्या की थी। तो यहाँ पे वही लाइन का मतलब है कि उसने मासूम नींद का कत्ल कर दिया, जिसका संकेत ये है कि अब उसके लिए शांति और सुकून का समय समाप्त हो गया है। तो ये जो डायलॉग है ये मैकबेथ के अपराध बोध और मानसिक अशांति को दर्शाता है। ये जो लाइनें हैं, ठीक है, कि हत्या के बाद उसकी जो आत्मा है अब उसे चैन से नहीं सोने देगी, उसकी चिंता और भय उसे हमेशा परेशान करेगी। ठीक है, कि तुमने तो एक इनोसेंट स्लीप को तो मार दिया, अब तुम कैसे सो सकते हो, बिल्कुल नहीं सो सकते, अब तुम परेशान ही रहोगे ऐसे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पेस्टोरल रोमांस। तो विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जो पेस्टोरल रोमांस है? एज यू लाइक इट, 12th नाइट, टेम्पस, ओथेलो। इसमें हमने 40 क्वेश्चन लिए हैं, तो रिवीजन तो स्टार्ट ही हो गया है आज से। आप बस स्कोर करते जाइएगा कितना आपने स्कोर किया है। तो यहाँ पे जो पेस्टोरल रोमांस है, वो पेस्टोरल मीन्स क्या होता है, डीलिंग विद शेफर्ड्स या रूरल लाइफ इन अ यूजली आर्टिफिशियल मैनर या टिपिकली ड्राइंग अ कंट्रास्ट बिटवीन द इनोसेंस एंड सेरेनिटी ऑफ द सिंपल लाइफ। तो यहाँ पे एज यू लाइक इट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर। तो निम्नलिखित में से बताना है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दर्शाया गया है। टिमोन ऑफ एथेंस, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, कोरियोलेनस विंटर्स टेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में ही। ये एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की जो पब्लिश हुई थी 1602 में, और ऐसा माना जाता है कि ये लिखी गई थी 1597 में। तो इसमें मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द प्ले। नेक्स्ट वन पे आएंगे। शेक्सपियर की सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि मतलब बताना है कि कौन सा करेक्ट है, तो आपने यहाँ पे सही करना है। शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट, बिल्कुल सही है। सोनेट्स फ्रॉम 1 से लेके 126 एड्रेस टू द डार्क लेडी। ही डेडिकेटेड सम सोनेट टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ सदम्पटन। द राइम स्कीम ऑफ इस सोनेट इज जनरली ए बी सी डी ई एफ जी। बताना है कि कौन सा इसमें फीचर आपका सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा। अगर सभी सही है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर 1 2 3 सही है या 4 सभी सही है तो ए पे जा सकते हो। अगर सिर्फ 1 4 है तो बी पे जा सकते हो, 1 3 4 है तो सी पे, ओनली 4 है तो डी पे जा सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये तो सही है, शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट, ये तो बिल्कुल सही है। बट जो आपका सेकंड वाला है सोनेट 1 से लेके 126, ये एड्रेस डार्क लेडी को एड्रेस नहीं है, ये तो गलत है ना। 1 से लेके 126 ये किसे एड्रेस है, मिस्टर WH को, मिस्टर WH को, विलियम हर्बर्ट जिसे कहा जाता है, ये एड्रेस है 1 से लेके 126 सोनेट। और 127 से लेके 152 जो सोनेट है ये किसे एड्रेस है, ये डार्क लेडी को एड्रेस है, डार्क लेडी को। और 153 जो आपका है टू 154 ये जो सोनेट है ये लव सोनेट है, लव सोनेट है जिन्हें क्यूपिड सोनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सही करेक्ट हो गया, बट ये गलत है, यहाँ पे इसको गलत मान लिया जाएगा। ही डेडिकेटेड सम सोनेट हिज पैट्रन अर्ल ऑफ सदम्पटन, तो ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि उनके कुछ सोनेट उनके पैट्रन को ही डेडिकेटेड है। इनकी राइमिंग स्कीम भी सही है, तो ये भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, 1 3 4। तो देखते हैं कौन सा 1 3 4, यही सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड सो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। तो कौन सा वर्क है जिसमें 6 लाइन स्टैंजा में वो लिखा गया है और जो साइन ऑफ इमेच्योरिटी को दर्शाता है। पैसिनेट पिलग्रिम है, रेप ऑफ लुक्रीज है, वीनस एंड एडोनिस है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वीनस एंड एडोनिस इज द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड सो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। तो ये कब आया था, 1593 में आया था। इसके बाद एक और पोएम आई थी, नैरेटिव पोएम, रेप ऑफ लुक्रीज, 1594। ये दोनों ऐसे वर्क थे जो शेक्सपियर सीम टू हैव सेफर्डेड थ्रू द प्रिंटिंग प्रोसेस।
नेक्स्ट वन पे आएंगे, द नॉक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर, द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर एग्जाम्पल ऑफ वल्गर कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, फार, साइंस ऑफ बुफेनरी। ठीक है, तो शेक्सपियर के द टेमिंग ऑफ द श्रू और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में नॉक अबाउट जो सीन है वो किसके उदाहरण हैं? वल्गर अश्लील कॉमेडी के, कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के, हास्य कॉमेडी के, कि फार्स के, कि साइंस ऑफ बुफेनरी। तो यहाँ पे फार्स के हो जाएंगे। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर कॉमेडी एंड देयर कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे बताना है कौन सा इनकरेक्ट पेयर है शेक्सपियर के कॉमेडी और उनके कैरेक्टर के। तो लव स्लेबर लॉस्ट का बायरन एंड रोजालिन, मिड्समर नाइट ड्रीम का बेनेडिक्ट एंड बैट्रिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस का बेशेनियो एंड पोर्शिया, एज यू लाइक इट का ऑर्लैंडो एंड रोजालिन। तो कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? सब पेयर में ही है लेकिन कौन सा इनकरेक्ट पेयर रखा गया है? तो देखिए, लव स्लेबर लॉस्ट में बायरन और रोजालिन करेक्ट हैं। मिड्समर नाइट ड्रीम में बेनेडिक्ट एंड बैट्रिस, इसको रखते हैं होल्ड पे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का बेशेनियो एंड पोर्शिया करेक्ट है। एज यू लाइक इट में ऑर्लैंडो रोजालिन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपका हमें मिस पेयर बताना था ना, इनकरेक्ट पेयर बताना था। सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मिड्समर नाइट ड्रीम में बेनेडिक्ट एंड बैट्रिस नहीं है, उसमें हर्मिया होता, लाइजेंडर या डेमेट्रियस, हेलेना होता तो समझ में आता, बट यहाँ पे बेनेडिक्ट और ठीक है। तो यहाँ पे मिड्समर नाइट ड्रीम में जो ये मच अडू अबाउट नथिंग के पेयर हैं। ठीक है, मच अडू अबाउट नथिंग। ओके, तो यही आपका इनकरेक्ट पेयर हो गया। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी करियर। कौन सा उनका जो ड्रामा है उनके लास्ट फेज, शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है? कौन सा ड्रामा है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा बिलोंग नहीं करता उनके लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी करियर के। शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के लास्ट फेज में कौन सा बिलोंग? टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, एज यू लाइक इट। तो टेम्पेस्ट है, सिम्बलिन है, विंटर्स टेल है, ये इनके लास्ट फेज, उनके लिटरेरी करियर के लास्ट फेज से बिलोंग तो करते हैं, बट एज यू लाइक इट नहीं करता है ना, एज यू लाइक इट नहीं करता है, ये याद रखना है। ये इनके लिटरेरी करियर के लास्ट फेज से नहीं बिलोंग करता है। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है, ऐसा माना जाता है कि ये 1599 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था तो वही 1623 में। और ये जो प्ले है जिनके लास्ट फेज का बिलोंग नहीं करता है, ये आई थिंक, ये थिंक नहीं बोल सकते, इट बिलोंग्स टू द थर्ड फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी करियर। तो थर्ड फेज याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड फेज। नेक्स्ट वन पे आएंगे और ये भी याद रखिएगा, इसमें ये थर्ड फेज से बिलोंग करता है। और ये जो प्ले है ना, ये पहली बार परफॉर्म्ड कहाँ हुआ था? विल्टन हाउस। ये प्ले इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये प्ले इम्पॉर्टेंट है। तो ये विल्टन हाउस में पहली बार फर्स्ट परफॉर्म्ड याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वॉज एडिटेड बाय। तो फर्स्ट फोलियो, फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन जो शेक्सपियर के थे प्लेस के, इसको एडिट किसने किया था बताना है यहाँ पे। हेमिंस एंड थॉमस सेक्विल, निकोलस उडाल एंड थॉमस नॉर्टन, निकोलस उडाल एंड कॉन्डेल, हेमिंस एंड कॉन्डेल। तो जो फर्स्ट फोलियो, फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज वॉज एडिटेड बाय हेमिंस एंड कॉन्डेल। ठीक है, जो 1623 में आया था, फर्स्ट फोलियो था, पब्लिश हुआ था, और जो उस पर टाइटल थी वो मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, ये कलेक्शन का नाम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। तो इसमें बताना है शेक्सपियर का कौन सा रोमन प्ले नहीं है। एंटनी क्लोपेट्रा, जूलियस सीजर, हैमलेट, कोरियोलेनस, कौन सा रोमन प्ले नहीं है? देखिए, एंटनी क्लोपेट्रा है, जूलियस सीजर है, कोरियोलेनस भी है, बट नॉट पूछा है यहाँ पे, तो हैमलेट नहीं है, हैमलेट तो ट्रेजेडी है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर प्ले लव स्लेबर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन आया भी था टीजीटी अभी 2021 में जब हुआ था। तो शेक्सपियर का जो लव स्लेबर लॉस्ट है वो किसका एक अच्छा एग्जाम्पल है? कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ का, मैनर्स का, प्रॉब्लम प्ले का, कि रोमांटिक कॉमेडी का? तो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है लव स्लेबर लॉस्ट, ये एक गुड एग्जाम्पल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स का है। सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कैसा लगा
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कितना स्कोर किया ये भी बताइएगा। और ऐसे ही हम ये रिवीजन सीरीज़ चलाएं ना, आप लोग ज़रूर इस पर फीडबैक दीजिएगा कि रिवीजन सीरीज़ चले। तो सभी का रिवीजन सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपने स्टार्ट करना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।